नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका जेएनयू रेनेसा ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम फिर से एक नए विषय पर बातचीत करेंगे और ऐसा करके हम साहित्य के संदर्भ में एक नई जानकारी और एक नए अनुभव को तो प्राप्त करते ही रहेंगे, साथ ही इस कोरोना संकट की महामारी को भूलने का प्रयास भी करेंगे। मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य की दो महत्वपूर्ण कालखंड की जो प्रवृत्तियां हैं उनकी तुलनात्मक बातचीत करेंगे। वो है प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। जब हम आधुनिक हिंदी कविता का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले भारतेंदु काल पढ़ते हैं, फिर द्विवेदी काल है, फिर छायावाद है। छायावाद के बाद मुख्य धारा में प्रगतिवाद आता है। हालांकि छायावाद के तुरंत बाद एक छायावादोत्तर के नाम से दो उपधाराएं बह निकलती हैं, जिसमें एक तो है व्यक्तिगत प्रणयमूलक काव्यधारा और एक है राष्ट्रीय स्वच्छंदतावादी काव्यधारा। लेकिन ये मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बनती। छायावाद के बाद जो मुख्य धारा आती है वो है प्रगतिवाद, और प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, इस प्रकार कविता का विकास हुआ। एक तो प्रगतिवाद के संदर्भ में मैं आपको स्पष्ट तौर से बता दूं कि प्रगतिवाद की शुरुआत 1938 ईस्वी से मानना बेहतर है। अधिकांश विद्यार्थियों को 1936 का भ्रम होता है और उसके बड़े कारण ये है इस भ्रम के कि 1936 में पंत का युगांत आया और जो छायावाद के अंत का घोषणा पत्र है वो जो प्रगतिवादी रचना है, इसलिए भ्रम होता है। दूसरा इसलिए भी भ्रम होता है कि 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी और लखनऊ में उसका अधिवेशन हुआ था। तो मित्रों, लेकिन ये कैसे संभव है कि 1936 में जब राम की शक्ति पूजा जैसी सुप्रसिद्ध छायावादी चरम उत्कर्ष वाली कविता आ रही है और वही वर्ष उसका अवसान बन जाए। असल में प्रगतिवाद की विधिवत शुरुआत होती है 1938 ईस्वी में, जब काला काकेर उत्तर प्रदेश से रूपा पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जो हिंदी की पहली प्रगतिवादी पत्रिका है और जिसके संपादक नरेंद्र शर्मा और सुमित्रा नंदन पंत रहे हैं। रूपा पत्रिका के मुख पृष्ठ पर छपा रहता था कि देख रहे हो गगन मृत्यु नीलिमा नील गगन, देखो भूको मानव पुण्य प्रसू को। और डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में तिथियों को लेकर के काफ़ी अधिक प्रामाणिकता मिलती है। ध्यान रखेंगे, तिथियों के संदर्भ में डॉक्टर बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, इन सब से भी ज़्यादा प्रमाणिक तिथि मानी जाती है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास की। डॉक्टर नगेंद्र ने भी 1938 ईस्वी से प्रगतिवाद का प्रारंभ माना है, 1938 में छायावाद का अंत माना है, और प्रगतिवाद का समय 1938 ईस्वी से लेकर के और 1943 ईस्वी तक माना गया है। और 1943 ईस्वी में तार सप्तक के साथ ही प्रयोगवाद ने अपनी दस्तक दे दी। और उसके बाद हम जानते हैं कि 1943 से लेकर के 1952 में नई कविता की घोषणा की थी अज्ञे ने पटना रेडियो से। तो फिर वो उससे पहले 1943 से 1952 का जो समय है वो प्रयोगवाद का माना गया है। इसका मतलब ये है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हिंदी में कौन सा कालखंड चल रहा था? प्रयोगवाद। अब आज की क्लास में हमें कुछ बिंदुओं को विश्लेषित करते हुए प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में जो अंतर है, संवेदनात्मक अंतर है, उसकी हमें बातचीत करनी है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जब हम प्रगतिवादी कविता पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं एक मार्क्सवादी जीवन दर्शन का प्रभाव देखा जाता है। जैसे छायावादी कविता पर यूरोपीय रोमांटिसिज्म कविता का प्रभाव देख सकते हैं आप। लेकिन प्रयोगवाद एक प्रकार से कहें तो उसका संबंध मार्क्सवादी दर्शन से तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि प्रयोगवाद तो कला पक्ष पर विशेष बल देता है, वो दर्शन से मुक्ति है एक प्रकार से प्रयोगवाद में। ये अलग बात है कि अस्तित्ववाद वगैरह का प्रभाव तो दिखता है। तो प्रगतिवाद समाजवादी विचारधारा की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, और इसीलिए चूंकि मार्क्स के दर्शन का प्रभाव, मार्क्सवाद का प्रभाव प्रगतिवाद पर पड़ा है, इसलिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और समाजवादी यथार्थवाद का आधार लेकर के प्रगतिवादी कवि आगे चलता है और सर्वहारा का अधिनायकत्व स्थापित करना है। प्रगतिवादी कविता
मजदूर और किसानों की पक्षधर कविता है। सर्वहारा में कौन आता है? सर्वहारा, जो बेचारा सबसे हार गया हो। ये मजदूर, किसान, दलित वर्ग जो होता है बेचारा, वो सर्वहारा है। मजदूर कौन होता है? जो मजे से दूर होता है वो मजदूर है। तो सर्वहारा का अधिनायकत्व स्थापित हो, ये प्रगतिवादी कविता की संकल्पना है। लेकिन मित्रों, प्रयोगवाद में आप देखेंगे कि प्रयोगवादी काव्य व्यक्तिवाद की जमीन पर खड़ा है, जबकि प्रगतिवाद के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते। प्रगतिवाद का जो मुख्य आधार है वो सामाजिकता है, लेकिन प्रयोगवाद का जो मुख्य आधार है वो है व्यक्तिवाद। अब प्रयोगवाद असल में बौद्धिक व्यक्तिवाद का ही दूसरा नाम है। ध्यान रखना, कभी आपसे पूछ लें कि बौद्धिक व्यक्तिवाद किस कालखंड की विशिष्टता है, तो उत्तर हो जाएगा इसमें प्रयोगवाद। अब एक बात और ध्यान रखेंगे आप कि यो तो छायावादी कविता में भी वैयक्तिक अनुभूतियों के प्रतिपादन पर बल है और प्रयोगवाद भी व्यक्तिवाद की बात करता है, लेकिन दोनों की वैयक्तिक अनुभूति में यह अंतर है कि छायावादी जो रचनाकार की वैयक्तिक अनुभूति है वो समाज विरोधिता नहीं है, बल्कि वहां तो संपूर्ण मानवता के प्रति विश्व बंधुत्व के भाव आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्रयोगवाद का जो व्यक्तिवाद है वो समाज विरोधी भावना से प्रेरित है। व्यक्ति पहले है, समाज जाए बाहर में, ये संकल्पना आपको प्रयोगवाद में देखने को मिलेगी। और प्रयोगवाद के अंतर्गत आप ये भी ध्यान रखेंगे कि बौद्धिक व्यक्तिवाद के बावजूद, प्रयोगवाद के बारे में हम ये कहें कि बौद्धिक व्यक्तिवाद के बावजूद कुछ कवियों में अंतर्मुखी चेतना भले ही पैदा हुई हो, लेकिन प्रयोगवाद जिस यथार्थवाद के आधार को लेकर चलता है वो हमें ज्यादा प्रामाणिक लगता है। आगे ने लिखा कि मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, ये यज्ञ प्रेम की ज्वाला है। जो यथार्थ की अनुभूति हमको प्रयोगवाद में सच्ची लगती हैं वो हमको प्रगतिवाद में सच्ची नहीं लगती। इसका कारण क्या है कि प्रगतिवाद जैसे कि मार्क्सवादी जीवन दर्शन के बंधन में बंध गया और हर चीज, हर जगह प्रगतिवादी कवि वर्ग संघर्ष खोज रहा है, वहां वर्ग संघर्ष का व्यक्ति नहीं है, वहां भी वर्ग संघर्ष खोज रहा है। तो कई बार ऐसा लगता है कि प्रगतिवाद का जो यथार्थवाद है वो आरोपित अधिक है, लेकिन प्रयोगवाद का यथार्थवाद जो मनुष्य की भोगी हुई पीड़ा है उसकी अनुभूति अधिक वास्तविक लगती है। प्रगतिवादी कविता में राजनीतिक तत्वों की भरमार मिलेगी आपको, और इसीलिए इतनी अधिक राजनीतिक जागृति मिलती है मित्रों कि प्रगतिवाद को तो कहते ही हैं कि यह राजनीतिक जागरण का आंदोलन है जो शोषितों और पीड़ितों की मुक्ति की बात करता है। नागार्जुन, मुक्तिबोध, शिवमंगल सिंह सुमन, रांगे राघव, रामविलास शर्मा, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, ये जितने भी प्रगतिवादी, साम्यवादी या मार्क्सवादी कवि हैं, इनकी कविता में शोषित पीड़ित वर्गों के प्रति सहानुभूति और शोषकों के प्रति आक्रोश का भाव मिलता है। तो एक प्रकार से जनोन्मुखता, जनजीवन से गहरा लगाव जितना आपको प्रगतिवाद में मिलता है, प्रयोगवाद के बारे में हम ये नहीं कह सकते। प्रयोगवाद में तो एक शहर केंद्रित मध्यवर्गीय आंदोलन है। प्रयोगवाद को शहर केंद्रित मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग का काव्य आंदोलन भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि प्रयोगवाद में प्रगतिवाद की भांति ग्राम जीवन और लोक जीवन से जुड़ने की इतनी गहरी ललक नहीं मिलती है। और यदि भाषा और शिल्प के संदर्भ में बात करें तो प्रगतिवाद भाषा और शिल्प के स्तर पर कोई अतिरिक्त सजगता नहीं पालता। रचना के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। प्रगतिवाद इस बात पर बल देता है कि भाव पक्ष महत्वपूर्ण है, कला पक्ष उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। लेकिन प्रयोगवाद वो भाव पक्ष से ज्यादा कला पक्ष के कला सरोकारों की बात करता है। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप।
प्रयोगवाद कथ्य, शिल्प और भाषा तीनों के स्तर पर नवीनता चाहता है और इसके लिए प्रयोग को आवश्यक मानता है। और इनके अनुसार आगे तो कहते हैं कि प्रयोग दोहरा साधन है। एक तो कि वह नए कथ्य को ढूंढता है और दूसरा कि इस नए कथ्य को नए शिल्प और भाषा में वो व्यक्त करने का साधन है। आगे ने तार सप्तक की भूमिका में और दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा था। तार सप्तक की भूमिका में तो इन कवियों को नई राहों का अन्वेषी बताया और दूसरे सप्तक की भूमिका में आगे ने लिखा कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है बल्कि वह तो दोहरा साधन है। कई बार ये कथन प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ है कि किस सप्तक की भूमिका में आगे ने ऐसा कहा, दूसरे सप्तक की भूमिका में आगे ने ऐसा कहा। तो आप देखेंगे कि प्रयोगवाद में प्रयोग की जिद है, प्रयोग के प्रति दुराग्रह है, लेकिन प्रगतिवाद में ऐसी प्रवृत्ति नहीं मिलती। प्रयोगवाद तो नए उपमान, नए बिंब, आगे का साफ कहना है कि देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। नए प्रतीक चाहिए, नए बिंब चाहिए, नए उपमान चाहिए। आगे का मानना था कि हमारी भावानुभूति नई है और इसको पुराने उपमानों में अब अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रकृति के संदर्भ में आप देखेंगे तो प्रगतिवाद ने प्रकृति के उसी रूप को स्थान दिया है जो यथार्थ मूलक है, जीवन के ठोस यथार्थ से निसृत है, जो उपयोगिता मूलक है। लेकिन प्रयोगवादी प्रकृति जब आप देखेंगे, प्रयोगवादी कविता में जो प्रकृति आती है वो आधुनिक जीवन की विडंबनाओं, तनाव और दुर्भिसंधियों, बड़े उलझे हुए जीवन को रूपायित करती है। वो प्रकृति, शमशेर बहादुर सिंह की एक पंक्ति आती है बहुत चर्चित कि एक पीली शाम, कविता का नाम है, एक पीली शाम पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता, वह अटका हुआ आंसू, अब गिरा तब गिरा सांद तारक सा अतल में। लेकिन प्रगतिवादी कवियों की आप प्रकृति पढ़ेंगे तो वहाँ तो प्रकृति का जनवादी उपयोग भी किया गया है और ऐसी प्रकृति का उल्लेख किया गया है जो जीवन जगत के ठोस यथार्थ से, हमारे आसपास के खेत खलियानों की प्रकृति है। नारी प्रेम के संदर्भ में आप बात करेंगे तो प्रगतिवाद में जो नारी प्रेम है वो शरीर यानी तन और मन दोनों की सहभागिता की अपेक्षा रखता है। ऐसा नहीं है कि छायावादी केवल अशरीरी प्रेम की बात करते हैं, यहाँ तो दोनों पक्ष हैं प्रगतिवाद में। लेकिन प्रयोगवादी कवि वो बड़ा कन्फ्यूज में है, उसे बड़ा द्वंद्व इस बात का है कि प्रयोगवाद में या तो कवि एंटी रोमांटिक होने का दावा करता है कि मैं तो रोमानित का भावबोध का विरोधी हूँ, और या तो फिर विकल वासना के आवेग में ये कह उठता है, आगे कहते हैं कि धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, प्यार है अभिशप्त तुम कहाँ हो नारी। ये देखिए तो वो पुकार मचाने लगता है। प्रगतिवादी काव्यधारा असल में मार्क्सवादी विचारधारा से प्रतिबद्ध है। स्वयं नागार्जुन कहते हैं कि प्रतिबद्ध हूँ, जिया प्रतिबद्ध हूँ, सचराचर से, पृथ्वी पाताल से, व्योम से, आकाश से। और प्रगतिवादी विचारधारा असल में मार्क्सवादी दर्शन से प्रतिबद्धता को जाहिर करता है, इसलिए कला मूल्यों को विशेष महत्व नहीं देता है। लेकिन प्रयोगवाद में कविता के लिए कला मूल्य सर्वोपरि है। असल बात तो यह है कि जो प्रगतिवादी कविता है वो कला जीवन के लिए है, इस सिद्धांत का अनुपालन करती है, जबकि प्रयोगवादी कविता कला कला के लिए है, इस सिद्धांत की अनुपालन पर बल देती है। मित्रों, प्रगतिवाद असल में एक बद्ध कविता है, एक बंधी हुई, एक निश्चित विचारधारा से बंधी हुई कविता है। और प्रयोगवाद में वैसे तो व्यक्तिवाद पर यह आधारित है, परंतु इसके बाद भी खुलापन दिखाई देगा आपको प्रयोगवाद में, और ये खुलापन आपको प्रगतिवादी विचारधारा की कविता में देखने को नहीं मिलेगा। एक व्यष्टि और समष्टि का द्वंद्व ध्यान रखेंगे कि प्रयोगवाद व्यष्टि चेतना की भाव भूमि पर लिखी गई कविता है, लेकिन प्रगतिवाद समष्टि चेतना की भाव भूमि पर रचित कविता है। और व्यष्टि और समष्टि का मतलब ही समाज और व्यक्ति, सामाजिकता और व्यक्तिकता जिसे हम कहते हैं।
प्रगतिवादी कविता आप पढ़िए, वहां आपको राष्ट्रवाद को लेकर अनेक विभाजन मिलेंगे। आर्थिक राष्ट्रवाद, धार्मिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राजनीतिक राष्ट्रवाद। राजनीतिक स्वतंत्रता सबसे पहले नंबर पर है प्रगतिवादी कविता में। आर्थिक परतंत्रता का विरोध किया गया है, पूंजीवाद का विरोध किया गया है। अब प्रयोगवादी कवियों को हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये अराष्ट्रवादी कवि हैं, क्योंकि आगे तो जेल तक गए थे। लेकिन मित्रों, ये सच है कि प्रयोगवादी कविता जिस समय स्वाधीनता आंदोलन की चरम अभिव्यक्ति हो रही थी, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलन चल रहे थे, उस समय हिंदी में प्रयोगवादी कविता थी। और इसके बावजूद आप देखेंगे कि प्रयोगवादी कविता में राष्ट्रवाद की चर्चा नहीं आई है। ये बहुत हैरान और परेशान कर देने वाला बिंदु है कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो प्रयोगवादी कविता में उस समय राष्ट्रीयता के मूल्य कैसे नहीं आ पाए। प्रयोगवाद का पूरा की पूरा जो ध्यान है वो कला मूल्य के सरोकारों से जुड़ा रहा, और इसलिए नागार्जुन ने चिढ़कर के आगे के इस कला मूल्य के सरोकारों पर दो कविता भी लिखी थी। पक्षधर जन कवि और कवि के नाम से नागार्जुन ने कविता लिखी थी। और ये जो प्रयोगवाद बिंबों के पीछे भागता है, नए प्रतीकों उपमानों के पीछे भागता है, उस पर बड़े ही व्यंग्यात्मक प्रहार करते हुए नागार्जुन प्रगतिवादी कवि हैं। उन्होंने लिखा कि गला है मीठा, गला है तीता, मन है, गला है मीठा मन है तीत, रेडियो के लिए लिखते हैं गीत, पढ़ते हैं एजरा पाउंड इलियट, बाकी सबको समझते हैं इडियट। ये एजरा पाउंड इलियट से आगे बड़े प्रभावित थे। छंद के संदर्भ में आप विचार करें तो प्रगतिवादी कविता ने मुक्त छंद को अपनाया, परंतु इसके अलावा लोक छंदों का भी पुनरुद्धार किया। और जैसे लोक छंद जो होते हैं, जैसे कि कजरी, प्यार वगैरह, और इससे उनकी जनोन्मुखता साबित होती है। लेकिन प्रयोगवाद शिल्प के क्षेत्र में नए नए प्रयोगों पर बल देता है, और उसने परंपरागत छंदों का पुनरुद्धार नहीं किया। प्रयोगवाद आम आदमी की जटिलता को सच्ची अनुभूति के साथ पकड़ता है, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा। लेकिन प्रगतिवाद असल में विचारधारा को लेकर इतने उत्साह में है। कौन सी विचारधारा? मार्क्सवादी विचारधारा को लेकर इतने उत्साह में है कि प्रगतिवादी कवि अनभोगे यथार्थ को भी रूपायित करने में नहीं हिचकता है। और इसी कारण मित्रों, प्रगतिवादी जो यथार्थ है वो अपने समय का सच नहीं लगता, लेकिन प्रयोगवादी जो यथार्थ है वो जीवन की सच्ची अनुभूति का चितेरा लगता है। ये बड़े महत्वपूर्ण पहलू है। और प्रगतिवादी कविता में आप देखेंगे तो पूंजीवाद का विरोध, हिंसा मूल्य का समर्थन, शोषित पीड़ितों के प्रति सहानुभूति और गहन कारुणिक का भाव भरा हुआ मिलेगा। लेकिन प्रयोगवाद एक विशिष्ट मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग तक सीमित होकर रह गया। जो लोकोन्मुखता, जो जनोन्मुखता, जो भाव प्रेरणा प्रगतिवादी कविता के पहलू हैं, वो प्रयोगवादी कविता के पहलू ना बन सके। मित्रों, इसके ये बड़े बीज सूत्र मैंने आपको बताए हैं। बाकी इसका अंतर तो आप बहुत व्यापकता के साथ फैला सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर से आप मेरा सूत्र वाक्य पकड़िए, वो ये कि प्रगतिवादी कविता कला जीवन के लिए है, सिद्धांत पर चलती है, और प्रयोगवादी कविता कला के लिए है, सिद्धांत का अनुपालन करने पर बल देती है। तो मित्रों, इन बिंदुओं को आप अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, और फिर इन कविता का आप अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में हमने प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के संवेदनात्मक भाव और कला से संबंधित जो अंतर है उसकी बातचीत की। आज की क्लास में इतना ही, शेष बातें अगली क्लास में करेंगे। नमस्कार।